ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई फिक्शन नहीं। ये एक असली केस फाइल है जिसे इन्वेस्टिगेट किया था जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने। मामला है दिल्ली के एक बिल्कुल आम से दिखने वाले फ्लैट का, फ्लैट नंबर 402। तो चलिए इस केस की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर उस फ्लैट के अंदर क्या हुआ था। और देखिए, इस केस की रिपोर्ट की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। दोस्तों, आज की कहानी किसी कल्पना का हिस्सा नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब कोई ये लाइन पढ़ता है ना, तो मामला अपने आप में कहीं ज्यादा सीरियस और सच कहूं तो डरावना हो जाता है। तो कहानी के सेंटर में है समीर और रिया। पिछले 2 साल से फ्लैट 402 ही उनका घर था, उनकी दुनिया थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन फिर एक रात उनके ही घर में एक अनजाने डर ने दस्तक दी। एक ऐसा डर जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। और इस कहानी में पहली अजीब चीज नोटिस की उनके पालतू कुत्ते ब्रूनो ने। एक रात अचानक वो एक जगह बैठ गया और बस खिड़की के बाहर अंधेरे में घूरने लगा, एक टक बिना हिले डुले। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ब्रूनो तो जैसे पत्थर का बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो बाहर किसी ऐसी चीज को देख रहा है जो समीर और रिया को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। अब जाहिर है समीर परेशान हो गया और ब्रूनो को वेट के पास ले गया। वहां उसके सारे टेस्ट हुए और पता है नतीजा क्या निकला? ब्रूनो बिल्कुल फिट था, कोई बीमारी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ब्रूनो बीमार नहीं था तो फिर वो इतना डरा हुआ क्यों था? आखिर उसे क्या दिख रहा था? इसका मतलब साफ था, डर की वजह ब्रूनो में नहीं बल्कि घर में ही कहीं थी। और बात सिर्फ ब्रूनो तक ही नहीं रुकी, मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। कुछ ही दिनों बाद समीर घर आया तो उसने देखा कि रिया किचन के फर्श पर बेहोश पड़ी है। बस यही वो पल था जब समीर को यकीन हो गया कि ये मामला किसी डॉक्टर या दवाई का नहीं है। उनके घर में उनके साथ कोई और भी था, एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती थी पर महसूस हो रही थी। अब जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो समीर ने मदद के लिए कांटेक्ट किया देश के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को। गौरव अपनी पूरी टीम और इक्विपमेंट्स के साथ फ्लैट 402 पहुंचे। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार के डर का नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का बन चुका था। टीम ने आते ही सबसे पहला काम किया, पूरे घर को अपने हाईटेक गैजेट से लैस कर दिया। हर कोने में लगाए गए हाई डेफिनेशन 3D कैमरे, ताकि कोई भी हरकत मिस ना हो। थर्मल सेंसर्स लगाए गए, ये देखने के लिए कि कहीं तापमान अचानक से कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर्स, जो उन धीमी आवाज़ों या फुसफुसाहटों को भी पकड़ सकते हैं जिन्हें हम और आप नहीं सुन सकते। और जानते हैं, उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। गौरव के हाथ में एक ईएमएफ मीटर था। ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि असामान्य एनर्जी को पकड़ता है। जैसे ही वो हॉल के नॉर्थ ईस्ट कोने में पहुंचे, ये मीटर पागल हो गया। उसकी सुई सीधी रेड जोन में चली गई, 0 से सीधा मैक्सिमम, मतलब जो भी था वो उसी कोने में था। उन्हें उसका एपिसेंटर मिल गया था। तो अब बारी थी उस अनदेखी शक्ति से बात करने की, उससे संपर्क साधने की। गौरव ने एक स्पेशल डिवाइस निकाला और सवाल पूछने शुरू किए। उनका पहला सवाल था, क्या यहाँ कोई है? डिवाइस से एक तेज बीप की आवाज आई, मतलब हाँ। दूसरा सवाल, क्या तुम इस घर में पहले रहते थे? फिर से एक बीप, जवाब था हाँ। लेकिन तीसरा सवाल एंश्योरिंग था, क्या तुम यहाँ किसी और की वजह से हो? और इस सवाल के जवाब में जो बीप आई वो इतनी जोरदार और लंबी थी कि वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। और बस उसी सवाल के ठीक बाद एक अजीब चीज हुई। एक झटके में कमरे में रखे सारे डिवाइसेस, मतलब सारे के सारे, उनकी बैटरी 90% से सीधी 5% पर आ गई। कैमरे बंद, रिकॉर्डर्स ऑफ, सब कुछ डेड। ऐसा लगा जैसे उस शक्ति ने अपनी मौजूदगी का सबूत देने के लिए कमरे की सारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सोख ली हो। और उसी पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच अचानक समीर का फोन बज उठा। समीर ने जैसे ही फोन अपनी जेब से निकाला, वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। उसने फोन तुरंत नीचे फेंक दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो फोन इतना इतना ज्यादा गर्म था, जैसे उसे किसी भट्टी से निकाल कर लाया गया हो। हाथ जल जाए, इतना गर्म। ये कोई वहम नहीं था, ये एक फिजिकल सबूत था। ये इस बात का सबूत था कि वो शक्ति सिर्फ एनर्जी ही नहीं खींच रही थी, बल्कि वो चीजों पर फिजिकली असर भी डाल सकती थी। अब तक गौरव तिवारी एक बात तो समझ चुके थे कि ये जो भी है, ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने के लिए नहीं है।
ये कुछ बताना चाहती है, कोई कहानी। तो अब मशीनों से ज्यादा जरूरत थी इस घर के इतिहास को खंगालने की, क्योंकि इस पूरी पहेली का जवाब फ्लैट 402 के पास्ट में, उसके अतीत में कहीं दबा हुआ था। टीम ने जब मकान मालिक से इस फ्लैट के बारे में पूछताछ की तो पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, कुछ भी बताने से बच रहा था। लेकिन जब गौरव ने थोड़ा जोर दिया तो उसने एक ऐसा राज खोला जिससे सबके होश उड़ गए। उसने कहा, समीर और रिया से पहले इस फ्लैट में एक लड़का रहता था और उसने इसी घर के एक कमरे में खुद को आग लगा ली थी। उस लड़के का नाम था अंकुश, एक यंग लड़का जिसे प्यार में धोखा मिला था, और वो उस धोखे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। जब टीम ने अंकुश की माँ से बात की तो उन्होंने एक बहुत बहुत जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि अंकुश को दुनिया में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वो थी बेवफाई, धोखा। और बस यहीं पर गौरव के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी, डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। यही था इस केस का टर्निंग पॉइंट। गौरव को समझ आया कि अंकुश की आत्मा का इरादा समीर या रिया को नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो तो सालों से वहां खामोशी से मौजूद थी। लेकिन हाल ही में उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने अंकुश के उस पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया था। उसी घर में बेवफाई की एक नई कहानी शुरू हो रही थी और इसी वजह से वो बेचैन आत्मा जाग गई थी। तो देखिए, कनेक्शन बिल्कुल सीधा था। एक तरफ था अंकुश का अतीत, जिसे एक रिश्ते में मिले धोखे ने बर्बाद कर दिया, और दूसरी तरफ था फ्लैट 402 का प्रेजेंट, जहां धोखे का एक नया राज पनप रहा था। और इसी वजह से अंकुश की वो सारी बेचैन एनर्जी अब सिर्फ एक इंसान पर फोकस थी, रिया। गौरव ने सीधे रिया की आंखों में देखकर पूछा, रिया, वो फोन जो आग की तरह गर्म हो गया था, वो किसका था? रिया ये सुनकर घबरा गई और उसने झूठ बोल दिया। कहा, वो मेरे कजिन का था। और जानते हैं, जैसे ही ये झूठ उसके मुंह से निकला, पूरे घर की लाइट्स एक साथ एक वार्निंग की तरह जोर जोर से जलने बुझने लगी। ये अंकुश की आत्मा थी जो रिया के झूठ पर अपना गुस्सा दिखा रही थी। बस उस एक पल में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये कहानी किसी खूंखार या बुरी आत्मा की थी ही नहीं। ये कहानी थी एक इंसानी धोखे की, एक ऐसी बेवफाई की जिसे एक पहले से टूटी हुई आत्मा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लाइट्स की उस वार्निंग के बाद रिया पूरी तरह से टूट गई और उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि जब समीर शहर से बाहर था तो उसने अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड आशीष से फिर से बात करना शुरू कर दिया था। वो जो गरम फोन था वो आशीष का ही था। वो उसी रात रिया को फोन कर रहा था और रिया की यही बेवफाई, यही धोखा अंकुश की आत्मा ने महसूस कर लिया था। अब ये सच सुनकर समीर तो जैसे टूट ही गया। उसे इतना बड़ा धोखा मिला था। उसने रिया से तुरंत तलाक की बात कह दी, और पता है, जैसे ही समीर के मुंह से तलाक का शब्द निकला, उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंच गई। चीजें अपने आप हिलने लगीं, लाइटें और तेज हो गई। ऐसा लगा मानो अंकुश उनके अलग होने की बात से और ज्यादा तड़प उठा हो। इसी अफरा तफरी के बीच गौरव ने उन दोनों को रोका और समझाया, एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंकुश तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता। तुम्हारे अलग होने की बात से वो और ज्यादा बेचैन हो रहा है। वो सिर्फ बेवफाई के खिलाफ है। उसका मकसद तुम्हारा रिश्ता तोड़ना नहीं था, बल्कि तुम्हारे रिश्ते से उस झूठ को बाहर निकालना था। गौरव की ये बात सुनकर समीर ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चा पछतावा था, और समीर ने उसे माफ कर दिया। और केस फाइल में लिखा है कि जिस पल समीर ने माफ करके रिया का हाथ थामा, ठीक उसी पल फ्लैट 402 के अंदर से वो भारीपन, वो बेचैनी, वो डर, सब कुछ एक साथ गायब हो गया, हमेशा के लिए। शायद अंकुश की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। तो फ्लैट 402 का केस तो यहाँ खत्म हो गया। लेकिन जैसा कहते हैं, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम कभी खत्म नहीं होता। अगली सुबह ही जब गौरव अखबार पढ़ रहे थे तो एक हेडलाइन पर उनकी नज़र अटक गई। हेडलाइन थी, मुंबई प्रेतवादित हॉस्टल में भूतों का युवक पर बेरहमी से हमला। एक नया शहर, एक नया केस और एक नया अनसुलझा सवाल। आखिर उस हॉस्टल की दीवारों के पीछे कौन सा राज दफन है?